माय डियर लवली स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्लास 6 के चैप्टर 2 सिविक्स में हम लोग आज जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि विविधता और उसमें विविधताओं के साथ साथ भेदभाव किस तरह से है और उसको दूर करने की कोशिश किस तरह से की गई है, इस पे हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में बात किन किन मुद्दों पे हमें करनी है। तो पहली चीज़ है कि डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें यह हम जानेंगे कि इतनी सारी विभिन्नता है भारत में, ठीक है। उसके अलावा भेदभाव है और किस तरह से इनको दूर करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स, कि पक्षपात और जो पूर्व धारणा है, घिसी पिटी जो रूढ़िवादी भावनाएं हैं, ठीक है, वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा हम लोग असमानता की बात करेंगे भारतीय समाज में, कि स्पेशली 1947 के बाद, या फिर अगर देखा जाए तो इससे पहले जो चीज़ें थी वो साथ साथ किस तरह से हमारे साथ चलती ही रही हैं और उनको दूर करने की डे बाय डे, ठीक है, नई नई कोशिशें जारी हैं। फिर है लाइफ स्टोरी, बात करेंगे इस पे हम लोग बी आर अम्बेडकर की। उसके अलावा लास्ट टॉपिक होगा हमारा कि किस तरह से जो ये मुद्दे हैं, इक्वालिटी जो है, ठीक है, उसको स्वतंत्रता के बाद प्रयास करके और बराबरी में सभी लोगों को स्थान मिले, सबके लिए समान चीज़ें हों, सबके लिए समान कानून हो और रहने की विधि व्यवस्था जो है वो एक बराबर हो, वो किस तरह से प्रयास किए गए हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। ये भारतीय समाज में चलता रहेगा प्रयासों का दौर। तो आज हमारा यही टॉपिक है और इसी पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इंसान होने का मतलब क्या है, ठीक है। अगर आप इंसान हो तो इंसान होने का मतलब क्या है, कभी सोचा है आपने इन चीज़ों को? तो सबसे पहली बात यहाँ पे यही चीज़ है कि इंसान जो है वो अगर देखा जाए तो इंसान का जो दिमाग है, अगर आप देखोगे मछली है, ठीक है, तो मछली का जो दिमाग है वो कह सकते हो कि यूनिवर्स ने इतना बनाया है कि उसको ये पता है कि पानी में वो तैर सकती है, ठीक है, पानी से बाहर निकालो तो मर जाएगी। आप पढ़ा भी होगा आप सब ने, मछली जल की रानी है, ठीक है। उसके बाद में फिर है कि अगर हम देखें कि जैसे इंसानों के जो ब्रेन का इवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं हर एक जानवर से ज़्यादा है। कैसे? तो अगर देखा जाए तो जितने एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, मैमल्स हैं, उन सब से, फिश है, उन सब से कहीं ज़्यादा जो दिमाग है वो ह्यूमंस के पास है। सोचने समझने की शक्ति है इंसानों के पास। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बिल्कुल भी अगर देखा जाए तो चलो एक जंगल, एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं जंगल का। जंगल में आप देखते होगे कि शेर जो है वो झुंड में चलता है, उसमें हो सकता है दो दो तीन जो फीमेल शेरनी है वो हो, बच्चे हों, और उसका एक राजा होता है, ठीक है, जो मेल होता है। तो वो लोग, उनको नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो उस ग्रुप में ये जानती हैं कि हाँ ये हमारा राजा है। लेकिन कहीं से एक दूसरा शेर आता है और दोनों में लड़ाई होती है और पहले शेर को वो मार देता है या भगा देता है, फिर वो राजा बन जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी शेरनियाँ हैं वो ये नहीं करेंगी कि चलो हम लोग फेमिनिज़म मूवमेंट लाते हैं और उसके बाद में फिर हटाओ, हमें हमारा जो पहले वाला राजा था वही हमें चाहिए, और क्यों कोई आकर के लड़ करके और वो हमारे झुंड में घुस जाएगा, या फिर चलो हम दूसरे झुंड के साथ मिल करके एक कोलाइजन गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है, कि हम सब मिलजुल जाते हैं और एक सरकार बना लेते हैं और जिसमें कि महिला आंदोलन करने चलते हैं। ऐसा तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जो यूनिवर्स है, जो ये इन्वायरमेंट है, उससे जो जानवर हैं उनको इतना ही दिमाग मिला है, ये क्रिएट ही किया गया है कि वो झुंड में है तो 5 7 8 ऐसे झुंड में चलेंगे। ये नहीं है कि बहुत सारे झुंड मिल करके और एक सोसाइटी बना लेंगे, उसमें एक नेता बना लेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ठीक है, आप अगर इसको देखोगे कि इंसानों को अगर आप देखो तो इन्हीं सारे जो पंछी हैं, ठीक है, जो सांप बिच्छू हैं, जानवर हैं बड़े छोटे, उन सब में एक थोड़ा सा अलग,
थोड़ा सा भी कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि दिमाग है इंसानों के पास। तो ये एक यूनिक जानवर है इंसान, जो दिमाग लेकर पैदा हुआ, दिमाग लेकर जन्म हुआ है जिसका। तो जो जानवर हैं उनके पास अपना ऐसा कोई फ्री विल नहीं था, फ्री विल नहीं होता है, लेकिन इंसानों के पास होता है। ठीक है, ये फ्री विल होता है, जो कि बिल्कुल भी उनके बिहेवियर को बदल देता है, उनके सोशल ऑर्डर को बदलता है, उनकी पसंद नापसंद, जीने की जो शैली है उसको बदल देता है, लाइफ स्टाइल को। तो इंसानों में अगर देखा जाए तो इंसान सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन लेकर जन्म लिया है, और मैक्सिमम कॉन्शियसनेस है उसमें, अगर वो रियलाइज़ करे इस बात को। तो उसमें एबिलिटी है कि वो किसी चीज़ को अपनी इच्छा से बदल सकता है, किसी चीज़ को अपनी इच्छा के अनुसार जी सकता है। जैसे कि आप देखोगे कि कहते हैं कि गूगल पूरी दुनिया को चला रहा है, गूगल नहीं चला रहा है, गूगल को इंसान ने बनाया, तो इंसान ही दुनिया को चला रहा है। ठीक है, तो इसी में ये एक चीज़ और समझनी होगी कि एक इमेजिनरी रियलिटी होती है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि रियलिटी भी है और इमेजिनरी की भी बात करती है टीचर, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आपको नोट जो है, ठीक है, वही करेंसी 100, 1000, 500 वाली, तो अगर ये जो नोट है ये आपको बताया गया है कि यही आप दोगे तभी सामने वाला आपको चीज़ें देगा, वरना अगर देखा जाए तो वो तो एक कागज़ का टुकड़ा ही है। ठीक है, आप उसको दुकान वाले को दो एक बिल्कुल उसी तरह का कागज़ का टुकड़ा, और उससे आप कहो कि आपको आपकी ज़रूरत का सामान दे दे, तो वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये इमेजिनरी रियलिटी है कि ये कागज़ का टुकड़ा सामान के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, इंसानों ने बना दिया इसको। ठीक है, तो आप उसको 100 रुपये का अगर नोट देते हो तो वो क्या है, वो रियलिटी है, लेकिन इमेजिनेशन है, वो भी तो कल्पना है ना कि हाँ ठीक है ये ऐसा वाला गांधी जी वाला नोट देंगे तभी ये सामान मिलेगा, वरना कागज़ तो सब है। उसी के जगह पे अभी हाल फिलहाल में जो भारत में नोटबंदी हुई, तो पुराने नोटों को आप लेकर के जाओगे तो आपसे सामने वाला ये पूछेगा ही कि ये नोट कहाँ से आया तेरे पास, और अभी भी चल रहा है, ऐसा लगता है तुम्हें? तो जनरल नॉलेज सही करो, ये बदल चुका है भारत में, नोट जो है वो बदल चुका है। अब ये नहीं, ये नोट चलता है बहुत सारे कलर्स वाला। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि ये इमेजिनरी रियलिटी है जो कि हमारा हमने बनाया है अपने माहौल को, इंसान ने मशीनों को बनाया है, मशीनों ने इंसान को नहीं बनाया है। तो ह्यूमन होने का मतलब यही है सबसे पहला, कि इसका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। ये अगर रियलाइज़ करता है कि इससे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी कोई नहीं है धरती पे, तो ये सही भी है। लेकिन अगर वही अपने बुद्धि का इस्तेमाल जो है वो अच्छी चीज़ों के लिए नहीं करके और एटम बम बनाने के लिए करे, तो फिर इंसान से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। दूसरी चीज़ है कि उसके पास फ्री विल है, इंसान के पास, उसके बिहेवियर में, उसकी चॉइस में, सब कुछ में ये देखने को मिलता है। उसके अलावा है कि इंसानों के बीच में ही आप देखोगे कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, भाषा इतनी ज़्यादा है कि आपको यहाँ पे लगभग, अगर भारत में सिर्फ अकेले अगर देखा जाए तो 1600 भाषाएं हैं, और 1600 भाषाएं हैं, उसके अलावा कितनी ज़्यादा बोलियां हैं, लगभग 720 से ज़्यादा बोलियां हैं। उसके अलावा फिक्शंस हैं, माइथोलॉजी है। ठीक है, उस मनुष्य जो है वो बड़े बड़े लार्ज ग्रुप्स बनाता है, कॉपरेट करता है उनके साथ। उसके अलावा वो इन्हीं सारे इमेजिन्ड रियलिटीज़ को, ठीक है, कॉरपोरेशन है, गॉड है, मनी है, इन चीज़ों को क्रिएट करता है और डे बाय डे इनको मॉडिफाई भी करने की कोशिश करता है। क्यों? जैसे कि अब आप इसको देखोगे, कहोगे कि मॉडिफाई कैसे करने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉडिफाई कर ही रहा है ना, तब तो रोज़ के रोज़ डे बाय डे आप देखोगे कि चीज़ें जो है वो बदल रही है, चीज़ें बदल रही है, रोज़ नए आविष्कार हो रहे हैं। इंसान जो है वो अब चांद मंगल सब पे पहुंच गया। वो तो भला हो कि जो सूर्य है वो गर्म होता है, नहीं तो वहाँ तक भी पहुँच जाता। तो इंसान जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानेंगे कि ठीक है, ये तो इंसान की बात हो गई कि इंसान में क्या क्या चीज़ें जो है वो यूनिक है। अब बात करते हैं हम लोग अपने दूसरे मुद्दे की, डाइवर्सिटी, आवर डाइवर्सिटी। तो हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, गेम्स और फेस्टिवल, ये सब अलग अलग होते हैं हम सब के। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब उसको एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करना शायद
बहुत खुशी का प्रतीक मानते हैं। और डाइवर्सिटी इसी से पता चलती है कि इतनी चीज़ों के होने के बावजूद, इतने अलग अलग चीज़ों के बावजूद, विभिन्नता के बावजूद भारत जो है वो अपने डाइवर्स सिस्टम को बनाए रखता है। यहाँ पे लगभग 8 मेजर रिलीजन्स हैं। सोच लो आप, दुनिया में 8 रिलीजन्स अकेले भारत में ही एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बताया कि 1600 लैंग्वेजेस हैं, बोलियाँ हैं कितनी सारी, 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं। तो ये चीज़ें मिल कर के भारत को एक बिल्कुल भी डाइवर्स कंट्री बनाती है। और इस डाइवर्सिटी का ही ये असर है कि दुनिया में इससे ज़्यादा कलरफुल, इससे ज़्यादा खूबसूरत देश आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी बिकम्स डिफरेंसेस। लेकिन ये हमेशा सेलिब्रेशन की बात नहीं होती है कि डाइवर्सिटी है तो हमेशा सेलिब्रेट ही करो, ठीक है। इसलिए भी क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम लोग फील करते हैं कि हम सेफ़ हो, सिक्योर हो, ठीक है, हमारी जो बोली हो, हमारा जो ड्रेस हो और हमारी जो थिंकिंग हो वो भी बिल्कुल भी ऐसी हो कि हम सब एक दूसरे से बिल्कुल भी घुल मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है कि हमारे जो एटीट्यूड हैं और ओपिनियन है वो हो सकता है कि दूसरे के द्वारा पसंद नहीं किए जाए, दूसरों को वो अच्छा ना लगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखो आप इसमें कि जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वैसे लोग जो हैं वो हमेशा ये दिमाग में एक बना कर रखते हैं अपना फितूर कि जो गांव के लोग हैं वो अनएजुकेटेड हैं, सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वासी हैं और उनको अपने हेल्थ और हाइजीन का कोई ख्याल ही नहीं होता है, वो इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग उनको बिल्कुल भी ऐसा समझ लेते हैं कि वो हमसे अलग हैं और हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल भी डिफरेंसेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, उनको तो कुछ आता ही नहीं है और उनके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखो तो भारत के गांव-गांव को आप देख लो तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं एक पढ़ लिख कर के टेक्नोलॉजी जो है उसका विकास करने वाले लोग अगर संख्या में ज़्यादा हैं तो ग्रामीण परिवेश में पले बड़े बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे कामों में लगे हुए हैं और काफ़ी बेहतर पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा ये अर्बन एरियाज़ में ये डिफरेंसेस लोगों के मन में बैठ गए हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रेजुडिस क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि पहले से आप जो धारणा बना लेते हो, ठीक है, पूर्वाग्रह भी जिसको कहा जाता है या फिर आप इसको पूर्व धारणा भी कह सकते हो। इसका मतलब होता है कि किसी को नेगेटिव या इन्फीरियर आप जज कर लिए पहले से ही। जैसे कि पहले से ही आप ये सोच लेते हो कि जो लोग हैं, ठीक है, मान लो गांव के बारे में आप सोच लिए कि कोई एक पर्टिकुलर जो गांव है वो बेस्ट है, वही सब कुछ अच्छा कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में दूसरे गांव के लोग अच्छे नहीं हैं। मान लो कि ये मान लिया कि भारत में सबसे बेहतर, सबसे पढ़ा लिखा और सबसे सभ्य समाज जो है वो दिल्ली का है, बाकी सबके सब अनपढ़ है। तो ये चीज़ें तो सही नहीं है ना, ये पूर्व धारणा है आपकी। ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली या बॉम्बे या जो मेट्रो सिटीज़ है वहीं के लोग केवल एजुकेटेड हैं? तो ऐसा ये चीज़ें तो बिल्कुल भी पक्षपातपूर्ण है। भारत के गांव-गांव, शहर-शहर में लोग एजुकेट हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे-अच्छे जॉब्स में लगे हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपने दिमाग में ये सोच लिए हो या फिर उनको इन्फीरियर दिखा रहे हो, तो ये आपकी गलती है कि आपका जो आईक्यू लेवल है वो सही नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी जो है वो भारत में ही घिसी जाती है, बोली जाती है। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है, वो सबसे बेहतर है और जिनको वो दूसरे लैंग्वेजेस को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जितना कि अंग्रेजी भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बाकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश के टक्कर का नहीं है। जबकि आप देखोगे कि ऐसा कुछ नहीं है। जो संस्कृत भाषा है उसको नासा में ये कहा गया है कि वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा अगर चीज़ों को समझने में उपयोगी रहा है तो ये संस्कृत रहा है। तो कैसे कह दोगे कि इंग्लिश ही बेस्ट है? लेकिन ये प्रेजुडिस है, पक्षपातपूर्ण रवैया है कि अंग्रेजी जो लोग बोलते हैं, समझते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी भाषा कोई है ही नहीं और इंग्लिश बोलने पे ही सारा सम्मान मिलेगा। जो इंग्लिश बोलता है उसको सम्मान दो, बाकी सब सम्मान के लायक हैं ही नहीं। तो ये कहीं से भी सही
नहीं है। कहा गया कि और बहुत चीज़ों में आप इन चीज़ों को देखोगे कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पक्षपात है। जैसे कि और भी अलग चीज़ें, रिलीजन, स्किन का कलर, उसके अलावा जिस रीजन से वो आ रहे हैं, या फिर जो बोलने का एक्सेंट है उससे, जो कपड़े पहनते हैं लोग उससे, तो इन चीज़ों में प्रेजुडिस जो है आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर अभी का देखा जाए, ठीक है, तो ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्यों, कैसे एग्जिस्ट करती है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। कि लोग, वैसे लोगों से बहुत लोग हैं कि दोस्ती करना चाहते हैं कि वो मेरी बराबरी का है तो मैं दोस्ती करूँगा, अच्छे कपड़े पहनता है, इंग्लिश बोलता है, पैसे वाला है, या फिर आपका मेरे लेवल का है, वो बहुत तेज है पढ़ने में, तो मैं उससे दोस्ती करूँगा। तो ऐसा थोड़ी है कि वो बस एक ही ग्रुप है, एक ही कम्युनिटी है, या फिर एक ही इंसान है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और इतना अगर देख देख करके, सुन सुन करके अगर बनाया जाए दोस्त, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। ये पक्षपातपूर्ण रवैया है और ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जैसे आप देखोगे, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। तो अब है कि स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टीरियोटाइपिंग है क्या। तो हम देखते हैं कि जो लोग हैं, ठीक है, ये अपने मन में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो यही है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग को अगर हम लोग हिंदी शब्दों में समझें तो इसको कहा गया है रूढ़िवादी, ठीक है, घिसा पिटा थिंकिंग जिसको कहा जा सकता है। जैसे कि इसको इस एग्जाम्पल से आप समझो कि कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, या कोई एक कंट्री है, कोई एक रिलीजन है, कोई एक रेस है, ठीक है, इनके बारे में आप कह दो कि ये बेवकूफ़ हैं, क्रिमिनल हैं, या फिर ये ऐसे ही हैं, इनमें कभी बदलाव नहीं आ सकता है, ये पिछड़े हुए हैं, ये कभी एजुकेटेड नहीं हो सकते, तो ये तो स्टीरियोटाइपिंग है ना। आप कैसे बता सकते हो? आपने कभी कुछ सुन लिया है और कह दिया कि बस ऐसा ही रहेगा, ऐसी ही चीज़ें हैं। तो ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि आप क्रिएट कर ही नहीं सकते हो इन चीज़ों को। आप अगर एक ही चश्मे से बार बार चीज़ों को देखना शुरू कर दोगे तो ये कहीं से भी सही नहीं है। जैसे कि स्टीरियोटाइप जो है वो अ, हर एक इंडिविजुअल में, ठीक है, यूनिक देखना शुरू करता है, उसकी क्वालिटी को देखना शुरू करता है। लार्ज नंबर है, ठीक है, आप देखोगे कि इन एक ही पैटर्न पे आप हमेशा उनके लिए सोचोगे कि हाँ, जैसे सिंपल सी बात है कि बॉयज़ जो है वो नहीं रो सकते हैं, बॉयज़ को रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? उनके अंदर भी भावना है, चोट उनको भी लगती है। या फिर अगर रोते हैं तो कहते हैं लड़कियों जैसा रो रहा है। क्या लड़कियों जैसा रो रहा है? उसको भी तकलीफ़ हुई, वो भी रोएगा। ये कैसा स्टीरियोटाइपिंग है कि वो रो नहीं सकता है? कहाँ से लिखा हुआ है? कौन सा उसके माथे पे लिख के भेजा गया था उसको दुनिया में कि तुम लड़के हो तो तुम रो नहीं सकते हो? तो ऐसी स्टीरियोटाइपिंग से हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में देखने को हमें मिलती है। फिर है कि आप देखोगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। तो कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं ये लोगों के प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप से ही क्रिएट होता है। जैसे हम लोग अगर जॉब्स की बात करें तो अगर हम लोग उनको जॉब देना किसी एक रिलीजन, किसी एक स्किन कलर को, ठीक है, हम लोग जॉब में प्रेफरेंस देना बंद कर दें, या फिर हम लोग उनको जॉब ना दें और सारे एक्टिविटीज़ में उनको पार्ट ना लेने दें, तो ये तो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना। क्यों नहीं लेने देंगे? ब्लैक्स और वाइट्स का जो चक्कर था कि आपका इस पे भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन ही पैदा कर रहे हैं ना। तो इसमें लोगों के अंदर ये थिंकिंग बन जाती है कि ये डिफरेंट रिलीजन से हैं, डिफरेंट कास्ट है इनका, डिफरेंट लैंग्वेज है, और ये डिफरेंट रीज़न से आते हैं। उसके अलावा ये बिलोंग करते हैं जहाँ से, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इनको ये जॉब में नहीं रखेंगे, ये हमारे लायक हैं ही नहीं। तो यहाँ पे फिर भेदभाव होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर देते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये लोग जो हैं वो बिल्कुल भी हमसे अलग हैं, और भेदभाव की शुरुआत यहाँ पे हो जाती है। दूसरा यहाँ पे है कि इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा।
जैसे कि जहाँ पे वेल्थ का डिफरेंसेस है, रिच और पुअर का गैप है, ठीक है, जहाँ पे कि बेसिक नीड्स जो हैं, फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, रोटी कपड़ा और मकान, इसमें जहाँ पे अंतर है, तो आपको साफ साफ यहाँ पे असमानता देखने को मिल जाती है। उसके अलावा ये एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, वो आपको ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसेज में, हॉस्पिटल, स्कूल, जहाँ भी हो वहाँ पे आपको ये दिखने को मिल जाएगा कि जो रिच है उसको अलग टाइप से ट्रीट किया गया, जो पुअर है उसको अलग टाइप से ट्रीट किया गया। तो ये चीज़ें कहीं से भी सही नहीं है। गवर्नमेंट का कम से कम ऐसा प्रयास होना चाहिए कि इक्वली ट्रीट किया जाए सबको। फिर है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, इनइक्वालिटी को भी और डिस्क्रिमिनेशन को भी। क्यों? क्योंकि वो पुअर हैं और वो ऐसे ग्रुप से नहीं आते हैं जहाँ पे कि उनके कल्चर को दूसरे लोग वैल्यू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ट्राइबल वीमेन है या फिर पुअर लो कास्ट वीमेन है, तो उनको हो सकता है सोसाइटी उतने बेहतर तरीके से ना ट्रीट करे जितने कि एक अपर क्लास और रिच विमेन को ट्रीट करता है। तो ये चीज़ें सोसाइटी में देखने को मिलती है और यही बिल्कुल भी भेदभाव पूर्ण रवैया जो है वो ये गैप और बढ़ा देता है। नेक्स्ट हमारा मुद्दा है, टॉपिक है अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम्स। अब है कि हम लोग यहाँ पे एक कास्ट की बात कर रहे हैं, एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कहा गया है कि मुस्लिम्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं एजुकेट करने के लिए अपने लड़कियों को, अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इस रूढ़िवाद को समाज ने सुन लिया है, समझ लिया है और मन में बिठा लिया है कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। जबकि हकीकत ये है, अगर देखा जाए तो ज़मीनी सच्चाई ये है कि मेन रीज़न इसका क्या है कि पॉवर्टी है। जो मुस्लिम समुदाय है उसमें गरीबी है और गरीबी के कारण बहुत से ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कि अपनी बच्चियों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं। और लोगों ने एक इसको घिसा पिटा एक टर्म यहाँ पे यूज़ कर दिया है कि नहीं, वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। जबकि आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं रूरल एरियाज़ में, ठीक है, जो गवर्नमेंट के थ्रू बस सर्विसेज भी दी जाती हैं जिनको, कि वो जाती हैं और उसके अलावा इन पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती हैं कि गवर्नमेंट के तरफ से इनके लिए बिल्कुल भी, इनकी बच्चियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा जो है वो अवेलेबल कराई जा रही है। तो आप आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो मे भी थोड़ा बहुत इसमें अंतर आया है कि मुस्लिम परिवार हों या फिर जो भी जो पिछड़ी जातियां हैं वो क्या कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को शिक्षित करना चाहती हैं। अब है कि शिक्षित करना इसलिए भी चाहती हैं ताकि उनकी लड़कियां भी जो है वो आगे चल करके जॉब ये सब में पार्टिसिपेट कर सके, जॉब्स मिले उनको और पढ़ाई लिखाई कर सकें। अगर दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये तो बात हो गई हमारी कि हाँ ठीक है, जो मुस्लिम्स में स्टीरियोटाइपिंग है उसकी। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखेंगे, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अब बात करते हैं कि इंडिया में कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, ठीक है, जाति आधारित समाज है यहाँ पे, जिसमें कि कुछ ऐसी भी जातियाँ हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि क्लीनिंग, वॉशिंग और गार्बेज पिक करने का काम करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रेटा जो है उसको उठाने का काम करते हैं। उसके अलावा जो मरे हुए जानवर हैं, ठीक है, उनको दफनाने का काम, बाल काटने का काम। तो ऐसे जो भी काम है इनको कहीं ना कहीं ये माना गया है कि ये लोअर कास्ट के जो लोग हैं यही ये डर्टी और इम्प्योर थिंग्स जो है उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जबकि अगर देखा जाए तो जो बड़ी जातियां हैं जैसे कि रूलर्स हो गए, क्षत्रिय, ट्रेडर्स हो गए, वैश्यास जिनको कहा गया, और जो एजुकेटर्स हो गए उनको, जो ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, इनको कंसिडर किया गया था अपर कास्ट की तरह। तो ये तो समाज का एक ढांचा ही बनाया गया पुराने समय से ऐसा कि जो लोअर कास्ट है उनको एक काम दे दिया गया क्लीनिंग वॉशिंग का और गार्बेज ह्यूमन एक्सक्रेटा उठाने का, और जो अपर कास्ट है वो आपका रूलर होगा, ट्रेडर होगा या फिर एजुकेट करेगा। तो ये चीज़ें पुराने समय से ही चलती आई और इसके कारण क्या हो गया कि लोअर कास्ट के जो पीपल हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गई, मिजरेबल हुई, दुखदाई रहा और इनको लोगों ने सम्मान भी नहीं दिया। तो और
इनको अनटचेबल्स की गिनती में रखा गया, जो अपर क्लास पीपल हैं उनके थ्रू, ठीक है, कि ये अछूत हैं। महात्मा गांधी ने इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, हरिजन। हरिजन का मतलब होता है गॉड्स चाइल्ड, भगवान के बच्चे। तो महात्मा गांधी ने इनको कहीं ना कहीं एक इज्जत की ज़िंदगी देने की कोशिश की थी, एक सम्मान समाज में दिलाने की कोशिश की थी। लेकिन अगर देखा जाए तो जो अपर क्लासेस है उनके अकॉर्डिंग जो ये लोअर क्लास है, इसको कहीं ना कहीं इनके प्रोफेशन के कारण इनके बच्चों को भी डिस्क्रिमिनेट करने की सोसाइटी में आप कह सकते हो कोशिश की गई। इनको अलाउ नहीं था कि ये बड़े कास्ट जो हैं उनके घरों में एंटर कर सकें। एक ही जो कुआं है जिसमें कि बड़े कास्ट के जो लोग हैं वो अगर वहाँ से पानी लेते हैं वहाँ पे जाएं, या फिर टेम्पल्स में ये एंटर करें। तो ये इवन कि ये बच्चे जो हैं, जो लोअर क्लासेस के बच्चे थे, ये अपर क्लासेस जो अपर कास्ट है उनके बच्चों के साथ बैठ भी नहीं सकते थे। तो ये कहीं से भी सही नहीं था। और लोअर कास्ट के पीपल जो थे उनको दलित भी कहा गया। दलित का मतलब होता है वैसे लोग जिनको कि जो ब्रोकन है, जो बिल्कुल भी टूट चुके हैं, और ये दिखाता है कि ये कहीं से भी, ठीक है, ऐसे नहीं हैं जिनको कि आप सम्मान दो। तो ये कोई ये ऑब्वियस सी बात है कि पुराने समय से चला आ रहा था, तो ये कहीं से भी सही नहीं था, ठीक है। अब है कि जितने भी कास्ट हैं इसको अगर आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो इसमें उनका भी डिग्निटी हैम्पर होता है। उनकी रिस्पेक्ट जो है वो घटती है, घटती ही नहीं है, कम हो जाती है। आप उनके आत्मा को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हो। क्यों? ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी, ये मेन विलेज से बाहर रहते थे, इनको विलेज में एंटर करने को भी परमिशन नहीं थी, कोई राइट नहीं था, और इनको कोई भी मारपीट कर सकता था, कोई भी हार्म कर सकता था। तो ये चीज़ें कहीं से भी सही नहीं थी, और वो जो स्टीरियोटाइपिंग था वो चला ही आ रहा था। तो इसको तोड़ने की कोशिश, या फिर आप कह सकते हो कि इससे बाहर निकालने की कोशिश भारत में डॉक्टर भीमराव राम अंबेडकर जो हुए, जिनको कि संविधान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की इस समय में। जैसे कि आप ये जानते ही होंगे कि ये दलित लीडर थे। इनका जन्म हुआ था महार कास्ट में, जो खुद एक अनटचेबल थे, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कमिट किया था, ठीक है, दलित्स को, कि एक दिन आपको सम्मान भी मिलेगा और आपको इस भारतीय व्यवस्था में आपको एक उत्तम जगह भी प्राप्त होगी। तो कहा गया कि इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की थी इंग्लैंड से, और लॉयर बने थे। ये दलित्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत सारे, आप कह सकते हो कि बहुत सारे काम किए, ठीक है। कास्ट सिस्टम की जो व्यवस्था थी उसको कहीं ना कहीं हटाने की भी कोशिश की। इन्होंने बहुत एफर्ट डाला, और उसके बाद में फिर बहुत कोशिश के बाद दलित्स को एंट्री दिलाने में कामयाब हो गए थे मंदिरों में। उसके बाद बहुत साल के बाद इन्होंने खुद को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया था, और इनका ये मानना था कि बुद्धिज़्म जो है वो हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट करता है, और इसलिए इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही डॉक्टर भीमराव राम अंबेडकर जी की, कि इन्होंने भारत में दलितों के सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा विकास किया था। और आरक्षण शब्द अगर आपने सुना हो, रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन जैसी चीज़ों को भी ये भारतीय संविधान में लेकर आए थे, और जिसके कारण कि दलितों के कह सकते हो आपकी विकास में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहायता मिली थी। लास्ट टॉपिक जो हमारे यहाँ पे है वो हम लोग पढ़ेंगे अब, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, कि क्या क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट जो था, इस समय में जो स्ट्रगल हुआ वो था ब्रिटिश रूल्स जो थे उसके खिलाफ। तो इसमें ये स्ट्रगल जब हुआ तो बहुत सारे लोगों का जीवन जो है इस समय में बढ़ा भी आगे, इम्प्रूवमेंट भी हुआ। दलित वीमेन, ट्राइबल और जो पीजेंट्स थे उन्होंने भी इस मूवमेंट से ये सीखा कि अगर इनइक्वालिटी है तो इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। फिर है कि दलित्स ने डिमांड किया कि उनको इक्वल राइट चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, और उसके अलावा मंदिर में आने जाने के लिए इनको भी
इजाज़त होनी चाहिए, इनको भी एक सम्मानपूर्ण जीवन डिग्निटी के साथ बिताने का इनको बिल्कुल भी हक मिलना चाहिए। विमेंस ने डिमांड किया कि इनके पास भी राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए इनको, और इनको भी बराबरी का अधिकार है। उसके अलावा पीजेंट्स और ट्राइबल्स जो थे वो भी अपने भलाई के लिए, और मनी लेंडर्स जो उनसे हाई इंटरेस्ट लेते थे उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। तो आप कह सकते हो कि 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला भारत को, भारत जब आज़ाद हुआ, तो हमारे जो लीडर्स थे उनको भी ये समझ में आया कि आंदोलन की ज़रूरत है और समाज में बदलाव की ज़रूरत है। तो प्रयास क्या किए जाने चाहिए? तो सबसे पहले जो ये इनइक्वालिटी है इसको दूर करने की कोशिश करो। और कैसे करो? तो एक रूल बुक बनाओ जिसको नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिसमें कि जितने भी इंडियंस हैं उन सब को इक्वल कंसिडरेशन मिले, ठीक है, जो बिल्कुल भी इस फॉर्मूले पे चले कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम सब बराबर हों कानून के हिसाब से, ठीक है, हर एक के पास इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी हो, अनटचेबिलिटी को क्राइम माना जाए, इसको लीगली लॉ बना करके अबॉलिश किया जाए, जो भी लोग हैं भारत भूमि में उन सब को अपना जॉब चुनने का राइट होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो ओपन फॉर ऑल होना चाहिए, कोई भी जिसके पास योग्यता है वो सरकारी नौकरी करे, जिनके पास योग्यता है उस समाज में योगदान करें, सभी लोग समाज के हिसाब से, संविधान के हिसाब से बराबरी में रहें, बराबर के अधिकार हों और इक्वल ट्रीटमेंट हो सबका। उसके अलावा फ्रीडम को बिल्कुल भी इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया कि आप अपने धर्म को फ्रीली मान सकते हो, आप किसी भी भाषा को, जो आपकी भाषा हो उसको आप बोल सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो मन वो फेस्टिवल आप मना सकते हो, आप अपने आप को बिल्कुल भी फ्री एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं होगा। आपको ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस जो मनाना है मनाओ, आपको जो इच्छा है वो भाषा बोलो, आपको जिस तरह का जॉब करना है आप करो, भारत के किसी भी हिस्से में आओ जाओ बसो, इन सब का बिल्कुल भी छूट दे दिया गया। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी रिलीजन और कोई भी फेस्टिवल किसी के लिए कंपलसरी नहीं किया गया, जिसको अपने हिसाब से जो सेलिब्रेट करना आप कर सकते हो। गवर्नमेंट ने हर एक रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट दिया बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को। इसीलिए भारत को कहा गया है कि भारत जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को एक सेक्युलर कंट्री का दर्जा दिया, जो कि धर्म, जाति, रुपए, पैसे इन सब से परे है। भारत एक आप कह सकते हो कि इमोशन है, भारत एक भावना है जिसको हर भारतीय जीता है। और चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी हो, चाहे कितनी भी इस डाइवर्सिटी में जहर घोलने का काम किया जाए, लेकिन भारतीय बुद्धिमान है और उनको पता है कि भारत देश जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत भूभाग है, और इसकी रक्षा हम भारतीय ही करेंगे और अपनी डाइवर्सिटी को बचा कर रखेंगे, क्योंकि दुनिया का कोई देश नहीं है ऐसा जो कि भारत से कभी भी आप कह सकते हो कि बराबरी कर सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए,